डॉक्टर रहमानी साहब, मुआहदे लौज़ान की बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि 2023 में इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। आपने शुरू में इसका जिक्र भी किया है और इसलिए लोग कह रहे थे कि 2029 तक उर्दुगान के इक़्तिदार में रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि मुआहदे लौज़ान को मुकम्मल तौर पर उर्दुगान ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे? अबनाए बास्फोर से गुजरने वाले जहाज़ों पर वो टैक्स लगाएंगे और जो दूसरी शर्तें एक ब्लॉक बनाने की भी कोशिश करने में कामयाब होंगे क्या उर्दुगान? देखिए, ये कहना तो अभी बहुत क़ब्ल वक़्त है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव, बड़ा ही मख़दूश एक इश्यू है। इसमें तुर्की का स्टैंड हमेशा ये रहा कि लॉज़िन्स एग्रीमेंट, ये लुज़ान का जो ये मुआहदा है, ये सिर्फ़ 100 साल के लिए है। लेकिन यूरोप का ये कहना और वेस्ट का और यूके, यूएस का कि ये 100 साल के लिए टाइम बाउंड नहीं है। तो ये एक टिकलिश इश्यू है, इसलिए मैंने कहा कि वेस्ट कह रहा है कि ये टाइम बाउंड नहीं है, तुर्की कह रहा है कि ये 100 इयर्स का है। तो ये 4 जुलाई के बाद उकदा खुलना शुरू होगा कि ये किस डायरेक्शन में जाता है। बहरहाल तुर्की इस बात पर इंसिस्ट करेगा कि ये 100 साल के लिए है। और सच बात ये है कि ये जो काफ़ी तवील है, ये तकरीबन 150 पॉइंट का ये एग्रीमेंट है, जो लाइसेंस एग्रीमेंट जी। है। आप उसे उसे खोल के आप पढ़ सकते हैं। 150 के करीब जी, पॉइंट्स बिल्कुल। हैं उसमें। उसमें टाइम बाउंड जो 100 इयर्स का ज़िक्र कहीं नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इम्प्रेशन उसका ये है कि ये 1 सदी के लिए, 100 साल के लिए है। तो इसमें अब आगे क्या ब्लॉक, जहाँ तक बनने की बात है, मेरा ख़्याल है ब्लॉक तो ऑलरेडी फ़ॉर्म्ड है और उसको सिर्फ़ उसके नट बोल्ट कसने हैं। ब्लॉक बनने में तो कोई कसर है नहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात पिछले दिनों अच्छे हुए, ईरान के अच्छे साथ हुए हैं। ताल्लुकात तुर्की के अच्छे हुए हैं। कतर से पहले ही से अच्छे थे। एमिरेटीज़ के साथ में, यूएई के साथ में उनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। जो रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक है, तो ये जो पूरा का पूरा एशियन ब्लॉक है यहाँ, ये जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है कि मशरिक की तरफ देखो, उसमें चाइना और रशिया के साथ ये पूरा का पूरा वेस्ट एशियन ब्लॉक तकरीबन मुत्तहिद होके एक साइड खड़ा हो रहा है। वेस्ट को ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है वेस्ट के लिए कि जहाँ सारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो सब एक तरफ हो रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब का एक दूसरे के करीब आना कोई इतनी आसान बात तो नहीं थी। जो जो हो गया, बिल्कुल। जिनके एम्बेसीज खुल रही हैं, अब हज के लिए वहाँ पर इंतजामात जारी हो रहे हैं। तो ये इतनी जो डाइवर्स फोर्सेस हैं, उनका एक दूसरे के करीब आना और उसमें फिर तुर्की का भी शामिल होना, तो ये तो अगर आपको याद हो 2015 में ही एक ब्लॉक बन गया था, जिसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ, बाद में खामोशी हो गई। वो एक मिलिट्री अलायंस बना था, उसमें 42 मुस्लिम कंट्रीज़ सऊदी अरब शामिल ने जो हैं। बनाया था, मोहम्मद बिन सलमान ने। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने बनाया था जी। वो। उसमें उस वक़्त ईरान शामिल नहीं था, वो भी तो वो एक, उसके बाद फिर एक एक पैरेलल मीटिंग हुई थी मलेशिया में, आपको याद होगा, G7 की, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ब्लॉक वहाँ पर बनने की बात हुई। कुछ परेशानियों की वजह से सऊदी अरब ने वहाँ पर न जाने का फैसला किया था, फिर पाकिस्तान भी वहाँ गया नहीं था, लेकिन मॉरल सपोर्ट सबकी उसको शामिल थी। तो उस तरह से ये ब्लॉक का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये अभी जारी है और ये कंसोलिडेट हो रहा है और ये अब और कंसोलिडेट हो। बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 साल काफ़ी है, क्योंकि अगर आप किसी पर पाबंदी लगा देंगे, उसके मुल्क से आप जहाज़ों को गुज़ार रहे हैं, उसको टैक्स नहीं लेने देंगे, तो दादागिरी होगी कि जब तक चाहे मुआहदा की कोई ना कोई लिमिट होती है और जब भी कोई मुल्क ताकतवर होता है, उसके पास अगर सलाहियत है, तो वो उस मुआहदे को डिसएग्री कर सकता है। खुद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक मुआहदे को डिसएग्री किया था, फिर दूसरा मुआहदा हुआ था। अच्छा, अभी आपने तो तफसील से बताया कि कोई मुश्तरका ब्लॉक नहीं बन सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग इस बात का दावा करते हैं कि दोबारा से ऑटोमन एम्पायर कायम करने की कोशिश की जाएगी या खिलाफत की बहाली होगी। और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के भी नौजवानों में जोश और जज्बा है उर्दुगान के हवाले से। हालांकि क्या आप कहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा तफसील से बताएं देखिए, नौजवानों को। हमको मॉडर्न थिंकिंग रखनी चाहिए। जी। हमारे नौजवान तारीख में जीते हैं और तारीख जी। में भी उस तारीख में जीते हैं जो उन्होंने सुन रखी है, या तो किसी जी। वाज में सुन ली है या किसी सामने जो किताबें, आम किताबें मिलती हैं उसमें, या मतलब आपने खिलाफत का जिक्र सुन रखा है तो आपके दिल में ख्वाहिश है कि जी। खिलाफत का क़याम हो। आपने अर्तुगरुल गाज़ी देख रखा है, जो पूरे जी। पाकिस्तान में
पूरे हिंदुस्तान और बांग्लादेश में शायद ही कोई शख्स हो जिसने अर्तुगरुल गाजी ना देखा हो। उसको देख के आपको लगता है सारे फिर लोग आप बड़े से लेकर के छोटे बारे तक में सब रहे पढ़ते इसमें। हैं। वो हाईएस्ट वॉच ड्रामा है दुनिया का, जी। सारी दुनिया का हाईएस्ट, जिसे मेरा ख्याल है कि तकरीबन 100 करोड़ के करीब लोगों ने देख लिया है। तो इतना जी। ज़्यादा उसको देख के लोगों को लगता है, अभी जो हम मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, अब तुर्की को देख लीजिए, हम जमहूरियत में जी रहे हैं और जमहूरियत एक हुँ। बहुत ही अहम चीज़ है। इस्लाम खुद जमहूरियत की का तरगीब देता है कि हमारे उमूर में मशवरा होना चाहिए, हम बगैर मशवरे कुछ ना हो, लेकिन वो जमहूरियत की अमली तत्बीक कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन इस्लामी जमहूरियत का कैसे होगा, इसके पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे। तो वो खिलाफत जो 1924 में खत्म हो चुकी है, उसके क़याम का कोई इम्कान मज़ीद हो सकता है, हमें इस तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम में, जिसे इस्लाम भी एंडोर्स करता है, इसकी बहुत सारी मैं इसको तफ़सील से बात जी, कर सकता बिल्कुल। हूँ। हमने नहीं समझा है, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम एंडोर्स करता है, तो एक जमहूरी सिस्टम में हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी कैसे कायम कर सकते हैं और ये सारे ममालिक का ब्लॉक एक डेमोक्रेटिक ब्लॉक कैसे बन सकता है, इस पर हमें सोचना और गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम सोचें कि वो तुर्की की जैसी खिलाफत या खिलाफत राशिदा जैसी खिलाफत आएगी और फिर घोड़े आएँगे और फिर ऊँट आएँगे और फिर तलवार, वो ज़माना गुज़र गया। अब तो न्यूक्लियर जी। एरा में हम लोग जी रहे हैं, अब तलवारों का और घोड़ों का ज़माना तो बचा नहीं है, लेकिन हमारे नौजवानों के ख़यालों में और थॉट्स में वही ज़माना रहता है 1400 साल। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, 21वीं हुँ। सदी में आइए, 21वीं सदी में सोचिए, 21वीं सदी में आप एक बावक़ार और ताकतवर और रिसोर्सफुल उम्मत बन के कैसे खड़े होंगे, ये आपकी सोच का ज़ाविया होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आज के पैरामीटर्स में, आज के रिसोर्सेज़ के साथ, आज के माहौल में इस्लाम को कैसे आप नाफ़िज़ करेंगे, कि वो इस्लाम नाफ़े हो, पूरी इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए भी और इंसानियत के लिए भी इस्लाम नाफ़े हो, ये और वो एक मुत्तहिदा क़ुव्वत बन सके, पुरानिक पैरामीटर्स के मुताबिक, ये सोचना चाहिए हमको, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हम खिलाफत राशिदा का ज़माना अब आज की तारीख में कायम कर दें। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस बात को भी बताने की ज़रूरत है हमारे यूथ को, नई नस्ल को, कि अब उम्मत का कॉन्सेप्ट दुनिया से ख़त्म हो चुका है, नेशन का कॉन्सेप्ट है और हमें जो कुछ करना है अपने मुल्क में ही रह कर के करना है। बाहर से कोई हमारी मदद करने आने वाला नहीं है। उर्दुगान की जीत हो या किसी और की जीत हो, वक़्ती तौर पर एक खुशी का इज़हार किया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी मामले में हमारे मददगार नहीं हो सकते हैं। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी हर मामले में। हर एक को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है और हर जगह लड़नी पड़ती है और देखिए हर ज़माने में लड़नी पड़ी है। मैं एक बड़ी जी, तल्ख़ बात कहना चाहता हूँ हमारे जी। नौजवानों को ख़ास तौर पर और ये तारीख़ है, स्पेन से जब इस्लाम मिट रहा था, तो कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है। तुर्की जी, की खिलाफत का उरूज था 1500 उरूस के था। आस-पास में, सन 1500 के आस-पास में। तुर्की की 1492 में वो खिलाफत पूरा हुआ। मुस्तहकम हो जी, तुर्की की खिलाफत मुस्तहकम हो चुकी थी और यहाँ पर तो अकबर और शहंशाह और शाहजहां जैसे लोग मौजूद थे हिंदुस्तान में। लेकिन क्या स्पेन को बचा सके सब मिलके जाके? स्पेन से बहुत दूर तुर्की नहीं है। तो जब उस ज़माने में भी हम स्पेन को नहीं बचा सके और तुर्की नहीं बचा सका, हिंदुस्तान जैसी इतनी हुँ, बड़ी आर्मी बचाने के लिए वहाँ एक किसी ने कदम तक नहीं रखा जाके, तो आप आज के ज़माने में ये कैसे महसूस करते हैं कि कोई और आएगा? आज ही की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी 3 दिन पहले एक ट्यूनिस कितना बड़ा जी, प्रॉस्परस मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो अन्नहज़ा के नाम से जानी जाती है, अन्नहज़ा पार्टी। उसके जो सदर जी हैं, हाँ। वो राशिद गुनवशी साहब हैं, राशिद गुनवशी साहब। राशिद गुनवशी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इस्लामी जमहूरियत का इस ज़माने में मुसलमानों के अंदर कोई सबसे ज़्यादा फ़हम-ओ-इदराक रखने वाली शख्सियत पूरी दुनिया में इस्लामी जमहूरियत का फ़हम-ओ-इदराक रखने वाली कोई शख्सियत है, तो राशिद गुनवशी हैं। वो नहज़ा पार्टी के सदर हैं। वो ट्यूनिस के में हुक्मरां पार्टी थे अभी 2 साल पहले तक और ट्यूनिस की असेंबली के स्पीकर थे। अब पिछले हफ्ते ट्यूनिस में उनको गिरफ्तार हुकूमत बदल गई है।
तो अब जो नई हुकूमत वहां आई है उसने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उनको टेररिस्ट कहा है कि राशिद गुलमशीद टेररिस्ट हैं और 1 साल की उनको जेल कर दी। मोहम्मद मुर्सी साहब को जेल में डाल दिया गया और उनको फांसी दे दी गई, कि सज़ा सुनाई गई। तो ये चीज़ें कहाँ हमारे नौजवानों को तो यहाँ पर हिंदुस्तान में मालूम नहीं है कि ट्यूनिस में क्या हो रहा है। मोहम्मद मुर्सी साहब को फांसी क्यों दे दी गई है, हमारे नौजवानों को यहाँ मालूम नहीं है। तुर्की का एक अच्छा मीडिया प्रोफाइलिंग है, इसलिए आप तुर्की को जानते हैं, लेकिन आप ट्यूनिस जी को नहीं जानते, आप मालदीव्स को नहीं जानते कि वहाँ हुकूमत कैसे किसकी हुकूमत, अब्दुल रहमान साहब की हुकूमत आई और उसके बाद इस्लामिस्ट की हुकूमत और उसके बाद फिर कम्युनिस्ट की हुकूमत वहां पर कैसे बदल गई, किस किस मुल्क का वहां रोल है। तो ये सारी चीजें हैं जो नौजवानों को इंटरनेट पे बैठ के खाली ड्रामे देखने से, अर्तुगरुल गाजी देखने से कुछ होता नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुल्कों की तारीख और मुल्कों के हालात आज क्या है वो पढ़िए। आप सूडान को पढ़िए, क्या हो रहा है? सूडान भी मुस्लिम मुल्क है। बिल्कुल, आपस में किस फौजी तरीके आपस में से लड़ रही है। फौजें आपस में लड़ रही हैं और अवाम कितने वहां पर परेशान हैं। जी आप दूसरे जो अफ्रीकी ममालिक हैं, उनमें क्या हाल, तमाम वो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें क्या हालत इस वक्त है। तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए। हमको आप कहते हैं कि हम बड़े तकलीफ में हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान का जी ये तासुर है कि पिछले 9 साल से हम बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि अगर आपने सूडान को देख लिया जाके तो आप अपनी तकलीफ भूल जाएंगे। वहां कोई और नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। आपने जो जो दूसरे अफ्रीकी ममालिक हैं, सोमालिया है, सूडान है और ममालिक हैं, उनमें जाके आपने जिंदगी को देख लिया तो आपको लगने लगेगा कि वाकई आप एक बहुत बेहतर जगह पे जी रहे। ठीक है, हालात आते जाते रहते, हमारे यहाँ भी 10 साल ऐसे हालात पैदा हुए कि हमको कुछ परेशानियां हुई हैं, लेकिन हम इतने परेशान भी नहीं है जितने सूडान के लोग परेशान हैं, या जितने दूसरे अफ्रीकी ममालिक के, जितने यमन के लोग परेशान हैं। आप यमन में चले जाइए, पूरा यमनी को मिडिल देख ईस्ट एक लीजिए, तरह से तबाह बर्बाद हो गया, चंद मुल्कों को छोड़ करके, गल्फ बर्बाद को हो छोड़ गया। करके। जी, आप लीबिया को देखिए, लेबनान को देखिए कि क्या हशर है। ये लीबिया कर्नल कज़ाफ़ी के ज़माने में वो मुल्क था जहाँ तालीम बिल्कुल फ्री थी, सेहत बिल्कुल हम्म, फ्री थी। एक नए कपिल की जब शादी होती थी लड़के और लड़की की, तो उसको शादी के तोहफ़े के तौर पर नया मकान, फर्निश्ड मकान उसको दिया जाता था। लोगों को स्कॉलरशिप्स मिला करते थे। इतना मालदार मुल्क था, आने वाहिद में बर्बाद हो गया वो। क्यों बर्बाद हुआ ये भी समझ लीजिए। सिर्फ इसलिए बर्बाद हुआ कि कर्नल कज़ाफ़ी ने ये शर्त लगाई कि हम अपना पेट्रोल डॉलर के हम्म। बदले नहीं बेचेंगे, बल्कि सोने के की कीमत लेंगे। सिर्फ इस एक बात पे कर्नल कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया वहां, और तब से लेके आज तक लीबिया जो है एक भिखारियों जैसा एक मुल्क बना के रख दिया गया। इन चीजों को नौजवानों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन सारी चीजों को भी।